पैसा उधार लेना और थोड़ा सा उस पर और ब्याज बढ़ाकर पैसा उधार देना, कितना आसान बिजनेस है ना। सब समझ में आ गया? काश इतना ही आसान होता और इतना ही आसानी से समझ में आ जाता। ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो कंपनियां जो किसी से पैसा उधार लेती है और किसी को पैसा उधार देती है, वो शेयर बाज़ार में बड़ी पसंद की जाती है और उसमें लोग बड़ा पैसा बनाते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग करके कमाएं, चाहे फिर इन्वेस्टमेंट करके। और इन कंपनियों को आप कहते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो क्या वाकई में ये बिजनेस इतना आसान है? क्या सारी कंपनियां एक जैसी और बहुत अच्छी होती है? NBFC कंपनियों के कारोबार को कैसे देखें, परखें, जानें, आज रिसर्च गुरुकुल में हमारे साथ है पेंटोमेथ फंड मैनेजर्स LLP के फंड मैनेजर वरिंदर बंसल, हमारी रिसर्च गुरुकुल के जाने माने वर्ल्ड फेमस। अरे नहीं सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू। तो वरिंदर, ये तो इतना आसान बिजनेस है, किसी से पैसा उधार लिया, थोड़ा ब्याज और उस पर लगाया और पैसा उधार दे दिया। इसमें आपने ऐसी कौन सी भारी रिसर्च कर डाली कि जो हमें समझ में ना आए वो आप समझाएंगे? नहीं सर, आप बिल्कुल सही हो कि ये एक्चुअली बिजनेस बहुत आसान है। हाँ। बट इसको चलाने का तरीका जो है वही डिफरेंशिएट करता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है। Okay. जैसे आपने बोला कि बिजनेस इतना आसान है। हाँ। पैसा आपको उधार लेना है। हाँ। आपको कितना लेवरेज मिलेगा उस पैसे पे वो डिसाइड होगा, किस आप सेक्टर में हो, किस आप वर्टिकल में हो, फिर आपको पैसा आगे किसी को देना है। बीच में आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमा लेते हैं। बराबर। तो मैंने हमेशा सीखा कि इसमें 3 चीजें डिफरेंशिएट करती है। वो है 3 P's। अच्छा। प्रमोटर बहुत 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 जरूरी है। प्रमोटर का मतलब कि कल्चर नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, इसमें ऐसा क्या बहुत बहुत जरूरी है प्रमोटर? वो तो हर कंपनी के प्रमोटर में होता है। सर, HDFC बैंक है। हाँ। वो कभी भी आप कोई भी ICICI और एक्सिस बैंक में प्रॉब्लम जो हुआ वो कभी HDFC बैंक में नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो प्रोसेसेस हैं, वो जो प्रमोटर गवर्न करते हैं कि भैया पैसा देना है, कितना पैसा देना है। अगर आपको 100 रुपये चाहिए तो मैं आपको 90 रुपये दूंगा, कि 85 रुपये दूंगा, कि 80 रुपये दूंगा, कितना कोलेट्रल देखूंगा कि नहीं देखूंगा, वो सब बहुत तो प्रमोटर जो रूल्स सेट करते हैं, हाँ जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। पर इसलिए प्रमोटर पे बहुत फोकस होना चाहिए आपका कि आप कौन से प्रमोटर के पीछे NBFC में या बैंक्स में पैसा लगा रहे हो। प्रमोटर बहुत जरूरी है। पहला P तो प्रमोटर हो गया, पहला जरूरी P हो गया। दूसरा प्रोसेस। ओके। प्रोसेस बहुत जरूरी है इसमें। प्रोसेस में कितना टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आपने आप तुरंत देख सकते हो कि आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या आप मार्केट के पीछे भाग रहे हो? क्या आपने बहुत ज्यादा पैसा दिया जब सबको रियल एस्टेट में, पावर में, इंफ्रा में, सीमेंट में चाहिए था? 2007-8 में सबको प्लांट लगाने थे, लेकिन सबने पैसा दिया कि आपने सोचा कि नहीं मैं अभी रुक के पैसा दूं। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हाँ या HDFC बैंक को प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उन्होंने इंफ्रा या फिर पावर या फिर रियल एस्टेट के पीछे भागे या स्टील के पीछे भागे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको हुआ? ICICI बैंक को हुआ या फिर एक्सिस बैंक को हुआ। बिकॉज उस टाइम पे प्रमोटर्स ने या जो मैनेजर्स थे, उन्होंने चाहा कि हाँ भी मेरा ग्रोथ जल्दी आए, तो इसलिए उस समय पे एवरीवन वाज ओनली फंडिंग कि हाँ भी ये 4-5 सेक्टर्स फंड कर रहे थे। तो दूसरा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस बहुत जरूरी है। प्रोसेस जरूरी है, लेकिन अब मैं एक इन्वेस्टर हूँ, नॉर्मल इन्वेस्टर, मुझे कैसे पता चलेगा कि ICICI बैंक का प्रोसेस अच्छा है, कि एक्सिस का अच्छा है, कि HDFC का अच्छा है, या किसी दीवान हाउसिंग का अच्छा है, या आइबुल हाउसिंग का, या फिर HDFC लिमिटेड का? आपकी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा है प्राइस में की कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पैसा जिससे लेना है, अगर आपका ही कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा है, तो फिर अगर आप किसी को आगे दोगे तो आपका कभी भी बीच में नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं बनेगा। और वो कॉस्ट ऑफ फंड जितना सस्ता आपने लिया किसी से उधार, सर, उतना बेहतर है, क्योंकि आप दोगे भी उतना ही सस्ता उधार। और जितने कम ब्याज वाले आदमी को आप उधार दोगे, उतनी सेफ्टी बढ़ जाती है। बट इसमें कॉस्ट ऑफ फंड भी इट्स नॉट इजी कि हाँ भी कॉस्ट ऑफ फंड किसी भी NBFC का या बैंक का कम हो। वो डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट रेटिंग पे। वो बहुत जरूरी है, किस तरीके से आपकी रेटिंग है। तो प्रमोटर, प्रोडक्ट और वो प्राइस जो है, कॉस्ट ऑफ फंड्स, वो बहुत ज़रूरी है इसमें। तो मैं बोलता हूँ कि कभी भी आप जैसे आपने पूछा ना कि हम भी एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे हमने पहले जो 3-4 सेक्टर्स कवर किए, हम सीधा बोलते थे P&L, उसके बाद कैश फ्लो या बैलेंस शीट देखो। इसमें बोलूँगा सबसे पहले आप बैलेंस शीट देखो। अच्छा, इसमें पहले बैलेंस शीट? सबसे बैलेंस शीट देखिए आप। अच्छा, देखिए सर, अगर आपको, अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर जहाँ पैसा लगाना है, ये सोचिए कि आप ओनर हो। तो मैं बोलता हूँ अगर आप ओनर हो, आपने एक NBFC कंपनी चलानी है, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए। एग्जैक्टली, पैसा चाहिए। आपको कैपिटल चाहिए।
तो कैपिटल जो आप लेकर आओगे, कैपिटल के बिना तो आप कैपिटल आगे दे नहीं सकते हो, सवाल ही P&L तो बनेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं। तो पहले बैलेंस शीट बनेगा, करेक्ट। तो लायबिलिटी साइड हो गया वो आपका। अरे वाह, तो ये समझ में आ गया एकदम। तो लायबिलिटी साइड हो गया, क्योंकि अगर आप पैसे सबसे लोगे, जो हमारे यहाँ पे है या बाहर से लोगे पैसा बराबर लोगे, तो आप पैसा लोगे, पैसा दोगे, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लायबिलिटी साइड क्या है। ये बीच में जो एनबीएफसी का सब कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ, इसमें सबसे जरूरी था कि लायबिलिटी, पैसा कहाँ से आया, आपकी मैच्योरिटी क्या है पैसे जो की। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में होती है, Yes, sir. वो आपकी लाइबिलिटीज होगी। उसमें या तो खुद की कैपिटल होगी या आपने किसी से उधार लिया हुआ है, वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे, ये दोनों होंगे, राइट। तो उसमें सिंपल चीज है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है बोरिंग का, आपने किससे पैसा लिया, आपका मैच्योरिटी क्या है, आपने 2 महीने के लिए लिया, 3 महीने के लिए लिया, 6 महीने के लिए लिया, 1 साल के लिए लिया। सो ये सारे का सारा डेटा आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बहुत शानदार, आजकल सारी की सारी ये एनबीएफसी या इवन बैंक्स बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज बताती है कि मेरा जो मैच्योरिटी प्रोफाइल है लायबिलिटी साइड पे किस तरीके से है। तो आपको वो देखना है, चेक करना है सारे का सारा, तो मालूम चलेगा कि मैं उधार दे रहा हूँ, आगे आप उधार दे रहे हो 2 साल के लिए, लेकिन आपने पैसा उठाया सिर्फ 6 महीने के लिए, जिसको हम एसेट लायबिलिटी मिसमैच, वो मिसमैच जो कहते हैं। अच्छा, जो आईएलएफएस के केस में हो गया, जो आईएलएफएस के केस में। तो आपने पैसा कहाँ से लिया, आपने डेट मार्केट से लिया, आपने बैंकों से लिया, आपने ईसीबी से लिया, तो सबका अलग अलग कॉस्टिंग होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसा देना ही है, बट ऐसा नहीं है कि आपको सारा पैसा एक जगह से मिलेगा। तो लायबिलिटी साइड पे ये देखना बहुत 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 जरूरी है कि आपको पैसा कहाँ से मिला, कितना मैच्योरिटी से मिला, सबका अलग अलग कॉस्ट फंड कितना है, एजिंग कितना है, ये बहुत चीजें कहाँ से पैसा है, किस ब्याज दरों पे आपने लिया है और कितने समय के लिए लिया है, ये 3 चीजें मुझे देखनी है। बिल्कुल सर, ठीक है। अब फिर आप एसेट साइड पे आइए। अच्छा, लायबिलिटी से एसेट्स में आ गया। अभी एसेट का मतलब क्या है, आपकी बुक बनेगा राइट, कि अगर आपने 100 रुपया रेज किया, 100 रुपया रेज करके आप कितना लेवरेज कर सकते हो, आप इसमें लेवरेज मतलब जैसे मैंने 100 रुपए की पूंजी लगाई, हाँ जी, मेरी पर्सनल, मैं प्रमोटर हूँ एनबीएफसी का, हाँ जी। मैं 100 रुपए पूंजी ला रहा हूँ, हाँ। उसके सामने मैं कुछ न कुछ उधार लूंगा लोगों से, उधार लूंगा, इसमें आप जैसे पैसा रेज करते रहते हैं, आपने देखा है, हाँ। हर बैंक अरे हुआ, रोज हर पैसा NBFC चाहिए। हुआ कि रेज करते रहते हैं, बिकॉज वो रॉ मटेरियल है उनका, तो आपका वो नेटवर्थ बन जाता है। अभी वो नेटवर्थ पे लेवरेज होगा, बुक बनेगा अच्छा, इन मैं 2 टाइम्स। कोई एनबीएफसी कितना पैसा उधार ले सकती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पहले उनके प्रमोटर ने कितने पैसे लगाए। डिपेंड करता है, एक वो चीज होती है, बट जैसे इसमें 5-6 टाइम का लेवरेज हो जाता है। ओके, एनबीएफसी मतलब जैसे मैंने 100 रुपए लगाए तो 500 रुपए 600 रुपए में मार्केट से आपका उधार ले नेटवर्थ अगर सपोज करो आपका प्लस बाहर से जो कैपिटल रेज किया 100 रुपए है, तो उसमें 5-6 टाइम का आपका लेवरेज हो जाता लेवरेज हो जाएगा, जो बुक बन जाएगी। बुक का मतलब जितना आप पैसा आगे उधार दे सकते हो। है। ये एनबीएफसी में होता है, प्राइवेट बैंक्स में कुछ 8-10 टाइम होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सर ये 15-20 टाइम होता है। नहीं, एक मिनट, यहाँ एक चीज़ समझनी मैंने। भाई देखिए, उधार तो मैं उतना ही दे सकता हूँ जितने मेरे पास पैसे हैं, करेक्ट, Yes. उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता। किसी कंपनी में प्रमोटर्स ने 100 रुपए पूंजी लगाई, हाँ जी, आप ये कह रहे हो कि उस 100 रुपए की पूंजी के सामने आप 500-600 रुपए मार्केट से उधार अलग अलग तरीके से ले सकते हो। अब हो गए आपके पास 600-700 रुपए, 600-700 हो गए, ये आपकी बुक हो गई, ये एसेट साइड होगी, ये एसेट साइड हो गई, इतने आप लोगों को उधार दे सकते हो, बराबर है। देखो इंडिया में पैसा लेने वालों की कमी नहीं है, मुझे भी चाहिए सबको चाहिए। हाँ। तो अभी वो 500-600 रुपया जो आपके पास हो गया, वो आप किसको दे रहे हो? अच्छा, अब ये हम आ गए एसेट साइड। एसेट साइड पे आ गए। अच्छा। किसको दे रहे हो? आपने जैसे गोल्ड लोन वाली भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, ऑटो में भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस वाली भी कंपनीज हैं, ठीक है ना, पूरे का पूरा जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करती हैं वो कंपनीज भी हैं। तो आपने किसको पैसा दिया, तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो किसी भी कंपनी का डिफरेंट होगा, जो आपने पैसा जहां से रेज किया, कितने कॉस्ट पे किया और फिर किसको दे रहे हो दिया। आप। तो ये 2 चीजें समझनी बहुत बहुत भाई जरूरी है। आपकी कंपनी उतनी मजबूत है जितना आपसे उधार लेने वाले लोग मजबूत है। जी सर, उधार लेने वाले लोग ही ढीले हैं। ग्रू फाइनेंस में 90% से ऊपर हाँ। जो पैसा देते थे वो होम ओनर्स को देते थे, जो पैसा जो जिनको पता है कि भैया इनसे पैसा आ जाएगा मुझे, फ्लैट के सामने या घर के फ्लैट के सामने, घर के सामने, तो उनका हमेशा पोर्टफोलियो सिक्योर रहता था। उनको 10-10, 12-12 टाइम का प्राइस टू बुक क्यों मिलता था, क्योंकि उनका कभी एनपी होता नहीं था। अभी आप देखोगे कि अगर आप जितना रिस्की एसेट्स में पैसा दोगे, जैसे एसएमईज हो गया, कई बार लोन जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज हो गया, तो वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग बोलते हैं जिसको। अनसिक्योर्ड लेंडिंग में आपको हमेशा 10, 20, 30 बेसिस पॉइंट ज्यादा इनकम होगी, बट उतना खतरा भी होगा। तो आपको वो डिटरमिन करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ एक, अगेन जस्ट फॉर एग्जांपल से, दीवान हाउसिंग का था, ठीक है ना। अगर आप FY 16 से देखिए और जो लेटेस्ट नंबर आए हैं, मैं लायबिलिटी साइड देख रहा हूँ, लायबिलिटी साइड में उसने बैंक से 53% पैसा लेता था वो। ओके।
वो कम होके लास्ट 3 साल में कुछ 36% रह गया। अच्छा, बैंक्स की बोरोइंग कम हो गई। बैंक्स की बोरिंग, बैंक से जो बोरिंग करता था लाइबिलिटी साइड पे वो कम हो गया। पैसा कहाँ से आया? डेट कैपिटल मार्केट से आया। तो डेट से वो 33% लेता था पहले, 3 साल पहले। डिबेंचर इशू कर करके हाँ जी, वो आज की डेट में जो लेटेस्ट डेटा है वो 48-50% हो गया। तो आपका जो लाइबिलिटी साइड चेंज हो रही है। अगेन ये सब चीज़ें आपको एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंटेशन मिल जाएंगी। दूसरा, अगर आप देखिए एसेट साइड पे, एसेट साइड पे वो पहले जो होम लोन्स करता था वो 72% करता था 16 में, वो कम हो गया 60% रह गया होम लोन्स। तो चेंज कहाँ पे आया? चेंज आया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, जहाँ पे वो पहले 16% करता था, अभी 21% हो गया। पहले वो प्रोजेक्ट लोन्स जो देता था 9% देता था, अभी 16% हो गया। तो हाई रिस्क वाले लोन्स बढ़ गए हैं आपके। बिल्कुल सही, आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से अब ये समझी। समझ में आ गया बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये इसमें सबसे जरूरी चीज ये है, आपका धंधा तभी बंद हो जाएगा अगर आपके लायबिलिटी साइड वाले लोगों ने बोला भैया मेरा पैसा वापस दो। अगर पैसा वापस मांगने लगे साइकिल चलना बंद हो गई। तो यही हुआ ना सर। तो बहुत सारे जिसने उधार दिया वो बोला भाई लाओ। बहुत सारे केसेस में यही हुआ। म्यूचुअल फंड्स ने दिया हुआ था, कुछ एनबीएफसीज को दिया हुआ था पैसा, बहुत पैसा दिया हुआ था। उन लोगों को चला कि बस थोड़ी खतरे की घंटी हो रही है, तो उन्होंने पैसा वापस मांगना चालू जब किया। पैसा वापस मांगा तो मुझे एक लाइन याद आ रही है उसको कि दो साइड है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। हाँ जी, बैलेंस शीट की। हाँ जी, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज और राइट साइड में एसेट्स। हाँ जी। तो नथिंग इज राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और नथिंग इज लेफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। वैसा हाल हो गया एनबीएफसी का। नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ था कि उन्होंने जब पैसा मांगना चालू किया, हाँ, चाहे वो म्यूचुअल फंड से, चाहे डेट में जो थे जिनका प्रॉब्लम हुआ, तो आपका लायबिलिटी साइड में आपका पैसा जाने लगा वापस। तो आपका एसेट साइड पे आप उसको लेंड ही नहीं कर सकते हो। तो Q3 में, Q2 में, मेजरली Q3 में आपने देखा कि उनका जो लेंडिंग था सर वो 90% डाउन था। और बचा कौन? जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी थी, मुथूट फाइनेंस, वो बचा गोल्ड। गोल्ड क्या है? गोल्ड इज वेरी लिक्विड। आपके पास इतना कोलेट्रल होगा, वो कभी भी लिक्विड होगा, तो वो बच गया। लेकिन जो दूसरे अभी भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुआ था वो हुआ था एनबी हाउसिंग फाइनेंस में। नॉट ओनली, आई विल नॉट ट्रीट कि एनबीएफसीज में प्रॉब्लम हुआ था, बट एनबीएफसीज में भी हाउसिंग फाइनेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। और प्रॉब्लम वहाँ हुआ था जो बहुत तेज़ भाग रहा था, बहुत जल्दी बुक बना रहा था। क्योंकि आप अच्छे टाइम में बुक बहुत बड़ी बना सकते हो, लेकिन वो एक कॉस्ट पे आती है, और वो कॉस्ट होता है कि आपको पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा। ये बैलेंस शीट समझना मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़रूरी था। ठीक बात है। तो ये एसेट्स आपने समझा दी, लाइबिलिटीज समझा दी, अब और क्या समझना थी? तो हम P&L पे आते हैं अभी। हाँ ठीक है। ठीक है जी। तो P&L इसका बहुत अलग होता है कंपेयर टू अ नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हमने फार्मा किया, एपीएस तो किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेन तो चीज़ें, एक तो आपकी कमाई हो रही है, दूसरे खर्चे। ठीक है। तो क्या इसमें खर्चे वाली साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्सपेंस वगैरह हम कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके। दोनों इंपॉर्टेंट है, आई विल से। क्योंकि जैसे आपका इनकम क्या है इसमें, आपका ब्याज की। ठीक है, आपका ब्याज, आपका कितना टोटल बुक है और उस पर आपको मल्टीप्लाई करके कितना आपको परसेंटेज रेट पे आपने दे दिया। हम एग्जांपल के तौर पे लगा लेते हैं कि 10% आप ब्याज ले रहे हो। आपका कंपनी, मैंने आपसे पैसा लिया, आप 10% मुझसे ले रहे हो। जितना भी आपने मुझे पैसा दिया उसका 10% आपका इनकम हो गया, राइट? वो इनकम है आपका, माइनस आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो आपने सपोज करो बाहर से जब लिया 60% पे, 7.5% पे लिया, तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2-2.5% हो गया, राइट? वो उतना हो गया। उसके बाद लेकिन खर्चे कहाँ जाएंगे फिर? वही मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। तो मैं टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ जो। अच्छा, नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब ये हो गया। हाँ, नेट इंटरेस्ट एक बार फिर से इसको समझा दीजिए। हाँ, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बराबर है, ठीक है। NII जिसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, वो कुछ नहीं होता, वो होता है जितना आपने निम कमाया टोटल बाय आपका बुक कितना था। ठीक है। आपका बुक 100 रुपए का है, आपने 10% आपकी लोन लिया, 7.5%, 2.5% आपका हुआ, 2.5% डिवाइडेड बाय आपका टोटल लोन बुक हो गया। फिर आप कुछ फीस और अदर इनकम भी कमाते हैं, करेक्ट। कुछ ना कुछ फीस और अदर इनकम, वो प्लस हो जाता है उसमें। माइनस आपके सारे जो आपने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चाहे वो सैलरी हुआ, रेंटल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, जो भी हुआ, वो ओपेक्स होते हैं, जो अलग अलग होते हैं। बट सर ये भी बहुत जरूरी है, बिकॉज हर बैंक का, हर एनबीएफसी का भी सब अलग अलग होता है। तो बहुत लोग ट्रैक करते हैं कि मैं ओपेक्स एक्सपेंसेस देखता हूँ, क्योंकि ये रीजन वाइज अलग होगा, कौन सी रीजन में हो, कितना टेक्नोलॉजी यूज करते हो। जैसे मैंने सीमेंट में बोला था आपको कि जो सबसे ज्यादा खर्चा कम करता है या कंट्रोल रखता है, जो अच्छा है वो जरूरी है। अभी बजाज फाइनेंस क्यों बना? बिकॉज उसने टेक्नोलॉजी इतना शानदार तरीके से यूज किया, ही वाज कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ओके, ही वाज कंट्रोलिंग। आपको नए नए कस्टमर्स लेके आने के लिए अगर आपको खर्चे और करने पड़े, ज़्यादा तक आपको ब्रांचेस खोलनी पड़े, वो खर्चे हैं सारे के सारे।
बट अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर लो तो आपके ओपेक्स कम हो ऑपरेटिंग जाएंगे। एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। फिर आपकी प्रोविजंस, ओके, ये प्रोविजंस बहुत जरूरी है। ये प्रोविजंस है कि अगर आपने सपोज करो 100 रुपया दिया किसी को उधार, ठीक है। आपको पता है कि वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, और फिर आपने उस पे जैसे अलग अलग रूल्स होते हैं, आरबीआई के रूल्स होते हैं कि हाँ भी बैंक्स में जो रूल्स होते हैं वो होता है कि 90 दिन के ऊपर का एनपीए होता है, तो अलग अलग रूल्स होते हैं। तो आपने वो रिकॉग्नाइज किया कि नहीं किया? बहुत लोग जैसे हमने अगेन देखा बहुत नहीं, अगर लेकिन रूल है तो सबको करना पड़ेगा, उसमें नई बात क्या सर है? बहुत केसेस में नहीं हुआ। वीडियोकॉन में कितने लोगों ने किया था, कितने लोगों ने नहीं किया था। रिलायंस कम्युनिकेशन में कितने लोगों ने किया था कि नहीं किया था, बिकॉज तब तक ये भी था कि शायद वो सॉल्व हो जाएगा, तो आपने इसीलिए देखा थोड़ा ना, जजमेंट ले लेते हैं। तो इसलिए हमने देखा ना कि वो मिसमैच एसेट लायबिलिटी, वो मिस एनपीए रिकॉग्निशन मिसमैच क्यों आ रहा था, व्हाटएवर अलग अलग बैंक्स में क्यों आ रहा था, तो इसलिए आ रहा था किसी ने रिकॉग्नाइज किया था, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस डाल सकता है आपके प्रॉफिट में, बिकॉज सही बात है, इनकम माइनस प्रोविजन विल बी योर पीबीटी माइनस टैक्स विल बी योर प्रॉफिट, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो चेक करना कि मैनेजमेंट, अगेन मैं मैनेजमेंट पे आ रहा हूँ कि मैनेजमेंट कितना सतर्क है। बहुत मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे पता है कि हाँ भी इसमें प्रॉब्लम है, पावर में स्टील में प्रॉब्लम है, हम इसका प्रोविजन सबसे पहले कर देते हैं। कई होते हैं कि नहीं कि हाँ भी चलो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, वो बहुत बड़ा बन जाता है, तो वो प्रॉब्लम होते हैं। कई होते हैं जो पहले से सतर्क होते हैं, वो उस चीज़ में जाते ही नहीं है। एचडीएफसी बैंक हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, तो वो बेस्ट है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जिस पे मैं आऊँगा बीपी सर, वो है ROA और ROE, ROA, रिटर्न ऑन एसेट ओके और रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके। आपको याद है सर, अमिताभ चौधरी जी जब एक्सिस बैंक में आए थे, नए MD/CEO जब आए थे, और अभी एक्सिस बैंक आपने देखा कि मार्केट में 20-25% चल गया, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोली थी अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को, साथियों को एक चीज़ बोली थी कि मुझे अभी जो ROE है, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 18% बनानी है। 18%, फ्रॉम मेरे ख्याल में 7.5% था उनका पहले। अच्छा। तो उनके दिमाग में एक लक्ष्य था, वो था 18% ROE। अभी आप किसी बैंक से, NBFC से बात करेंगे तो एक ही चीज़ उनके दिमाग में होती है, मेरी ROE कितनी है, ROE कितनी है, ROE कितनी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि ROE होता क्या है, ROA होता क्या है। बताइए। ठीक है, अभी मैं आपको ROA जैसे हुआ, पहले ROA बता रहे हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इसका कुछ अच्छा सा। जैसे ROA कुछ नहीं होता, वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका बुक कितना है। ठीक है, आपका बुक कितना मुनाफा कमाया और कितनी लोन बुक है मेरी। बिल्कुल सर, बस ठीक है, तो मुनाफे को लोन बुक से डिवाइड कर दो। 1.3 के ऊपर हो तो अच्छा होता है, 1.3, ठीक है। 2% से ऊपर हो तो बहुत अच्छा है, 3% के आसपास हो तो भगवान है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, ओके, 1.5 से 2% तक होना चाहिए, बढ़िया है वो। 1.5 से 2% तक होना चाहिए। 2.5 से 3% बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। बट इसमें भी अलग अलग तरीके से होती है। NBFC, हर NBFC का अलग होगा। सो आप हाउसिंग फाइनेंस को जो ऑटो वाला है या गोल्ड वाला है उससे कंपेयर नहीं कर सकते, तो आपको पता होना चाहिए किससे कंपेयर कर रहे हो। फिर आपको ROE होती है। ROE कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप कुछ मत करो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कर दो, या दूसरा जैसे मैंने आपको लेवरेज बताया। लेवरेज क्या था सर, आपका नेटवर्थ कितना है, आपका पैसा जो लगा हुआ है, प्लस मैंने जैसे बोला आपने बाहर से लिया, आपका नेटवर्थ कितना है, उससे आपने बुक कितना बनाया, वो मल्टीपल हो गया ना। लेवरेज इज मल्टीपल, AUM डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। ठीक बात, सिंपल है लेवरेज है वो। ठीक बात है। तो ROE आप लेवरेज इनटू ROE भी कर सकते तो हो। जितना ज्यादा लेवरेज हो वो अच्छा है या खराब? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि आमतौर पर ये बहुत कहते अच्छा हैं question कि लीवरेजिंग कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस केस में क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एज सिंपल है, जैसे आपने बोला कि सिंपल धंधा है, आपका पैसा पैसे से पैसा बनता है इसमें। करेक्ट। आप लेवरेज लेते रहोगे, आप बोलते हो कि लेवरेज लेते रहो भैया, पैसा बनाते रहो। बट इसमें क्या है सर, इसमें ज़रूरी क्या होता है कि आप कितना लेवरेज लेते हो। अगर आपका ग्रोथ से 20-25% ग्रोथ आपको करना है, सो आपको ऑप्टिमम लेवरेज कितना लेना है, आपको कैपिटल, नया एडिशनल कैपिटल कितना यूज़ करना है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे आप इसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का एक फंडा होता है, उसमें होता है कि आपको कितनी कैपिटल एडिक्वेसी एज पर RBI नॉर्म्स आपको रखनी है। हाँ। अगर आपको सपोज करो 20 रुपये रखनी है और आपको ग्रोथ चाहिए 20-25% की, तो 20 रुपये में आप 1 रुपया 2 रुपया कितना यूज करते हो। सो अब हाउ मच एडिशनल कैपिटल यू यूज फॉर ग्रोथ ऑफ दैट एडिशनल 20-25% जो आपके आपका लक्ष्य है। सो ऐसा नहीं है कि आप लेवरेज लेते रहो। इसीलिए तो PSU बैंक्स का लेवरेज 15-16 टाइम होता है, लेकिन उनको कभी वैल्यू मिलता ही नहीं है। प्राइवेट बैंक्स का कितना होता है, 7 से 10 टाइम होता है, तो उनको उससे ज्यादा मिलता है। अभी जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे SBI और HDFC बैंक, ठीक है ना। अगेन साइज का मतलब ये नहीं है कि आपको वैल्यू मिलेगा।
आज एसबीआई का जो बुक है वो 3 गुना है मोटा मोटा एचडीएफसी बैंक से। कुछ 33-35 लाख करोड़ है और एचडीएफसी बैंक का कुछ 10 लाख करोड़ है। एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट डबल है एसबीआई से। करेक्ट। आपको मैं एक रीजन बता दूं, हाँ। जो आरओई बोला मैंने, एसबीआई का आरओई सर 7% है। अच्छा। एचडीएफसी बैंक का कितना है? 18%। ओह, 18%। तो मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त है। तो सर बजाज फाइनेंस मतलब ने एक तरह से एसबीआई 100 रुपए लगा के 7 रुपए कमा रहा है और एचडीएफसी बैंक 100 रुपए लगा के 18 रुपए कमा रहा है। सिंपल भाषा में, बिल्कुल है ना? तो जो हाँ, जो भाई कम पैसे लगा के ज्यादा कमा रहा है उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। नहीं बिल्कुल सर। अभी मैं यही आपको एग्री सर। अभी मैं एक सिंपल, अभी आपको मैं दो चीजें बता रहा हूँ, तो आप समझिए कि मार्केट कैसे वैल्यू करती है सस्टेन्ड प्रोसेसेस को। जैसे फर्क है एचडीएफसी बैंक का, जैसे मैंने बोला 10 लाख करोड़ का बुक है, मार्केट कैप है 6-6.5 लाख करोड़ और आरओई 18%। ठीक है। अभी आप देखिए सर बजाज फाइनेंस, उसका 1 लाख करोड़ का बुक है। ओके। ठीक है, विच इज 1/10 ऑफ एचडीएफसी, मोटा मोटा जो ऐसे करूंगा। ठीक है, उसका जो है अपना मार्केट कैप है कुछ 1.8 लाख करोड़ है। इतना है, 6 लाख करोड़ उसका है। अपना 1/3 लगा, मोटा मोटा 1/3 है उसका आरओई जो उसका कंसिस्टेंटली आरओई आता है 20% से ऊपर आता है बजाज फाइनेंस का। 20% से ऊपर उसके आरओए 3% आते हैं। अगर आप इनके प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, वो हमेशा एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि मेरी लायबिलिटी सेट क्या है, मेरी लायबिलिटी सेट क्या है, मेरी लायबिलिटी सेट क्या है, क्या मैं एडिक्वेटली पोजीशन टू कि नहीं। अगर आप लास्ट 15-20 साल देखेंगे तो आपने देखा होगा कि चाहे मार्केट ऊपर है या चाहे नीचे है, इन लोगों ने हमेशा वो कुशन रखा है, सेफ्टी कुशन रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ भी मेरी लायबिलिटी चली जाए, ताकि मैं आगे से बोरिंग ना कर सकूं। इसीलिए सर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन फाइनेंशियल कंपनीज में, एनबीएफसी में, बैंक्स में देखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका जो इक्विटी था उसमें आपने कितना पैसा कमाया। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका इक्विटी, सिंपल सी बात है। तो इसमें अगर 20% से ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है। 20% से ऊपर तो बहुत ही अच्छा है। 12 से 15 गुड है, 15 से 20% वेरी गुड है। सो आपको ये थोड़े थोड़े मैट्रिक्स इन कंपनीज में देखने बहुत बहुत जरूरी है। और लास्ट में सबसे तो 20% से ज्यादा आरओई कमाने वाली है एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस। इसीलिए तो बजाज फाइनेंस है सर। तो आपको लास्ट में ऑफ कोर्स सबसे जरूरी चीज है जो एनपीए, जो मैंने आपको बोला प्रोविजन वाला, वो देखना बहुत जरूरी है कि ये लोग सही तरीके से एनपीए का प्रोविजनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? पता सर ये सब देते हैं कि अभी मेरा जो है एक्सपोजर कहाँ पे है। एसेट साइड पे मेरा एक्सपोजर XYZ पे है। आपको पता है कि अभी भैया इसका अनसिक्योर्ड लेंडिंग कितना हो रहा है, ये ज़्यादा रियल एस्टेट में जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, या इसका जो पूरे का पूरा 90-80% जो होम ओनर्स हैं जो उनको दे रहा है। तो आपको पता है पैसा कहाँ जा रहा है, आपको पता चल जाता है सारा कुछ कहाँ पे जा रहा है। तो आपको पता है कि किस कंपनी में पैसा लगा रहे हो। सो हम कंपनीज की बात करेंगे, बट ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ दे रहा है ये, अगर पैसा उठा भी रहा है तो एनपीए हुआ किस तरीके से है, किस तरीके से रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स हैं इसमें, ये सारे का सारा डेटा अगेन वहाँ पे मिलता है आपको। बिल्कुल। तो एक चीज समझ में आ गई कि सारी एनबीएफसी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल राइट। और एनबीएफसी में पहले बैलेंस शीट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस बाद में, यानी कि क्वालिटी बैलेंस शीट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय ये कि कितना मुनाफा कमा रही है। और सिंपल एक फॉर्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी, ये देख लीजिए। और दूसरा, पैसा किससे ले रहे हैं और किसको उधार दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ अगर आपने समझ ली, आपको एनबीएफसी का बिजनेस समझ में आ गया। लेकिन बात वही है, एक परिवार के सारे भाई बहन एक जैसे नहीं होते, वैसे एक सेक्टर की सारी एनबीएफसी एक जैसी होती नहीं। तो अलग अलग एनबीएफसी, इनको किस तरह से देखें, समझे, ये भी हम आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर। और